नवंबर 2015। नासा एक नई आधुनिक स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना रही है जो हबल की जगह लेगी। यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। पर जब उन्होंने इसकी शानदार चैसी का उद्घाटन किया जो इस टेलीस्कोप के पुर्जों को जोड़े रखेगी, तो दुनिया ये जानकर दंग रह गई कि ये ऐसे मटेरियल से बनी है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले कभी नहीं देखी गई। वो इसे कहते हैं अनोब्टेनियम। मेरा सवाल है कि नासा ने आखिर ये मटेरियल कैसे तैयार किया, ये यूनोब्टेनियम जिसका इस्तेमाल वो वेब टेलीस्कोप में कर रहे हैं। एक इंसान जो इस सवाल का जवाब दे सकता है वो है अरबपति और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट बिगेलो। रॉबर्ट बिगेलो एक बहुत ही रहस्यमय इंसान है। उन्होंने आज तक एक्सट्रीम साइंस में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बॉब बिगेलो ने उनके नेवाडा बंकर में क्या है ये बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात को नहीं नकारा कि उनके पास एलियन स्पेस के टूटे अवशेष हैं। बॉब बिगेलो लास वेगस में पले बढ़े हैं। बचपन में उन्होंने हैरत भरी नजरों से नवाडा के परीक्षण मैदानों पर हुए परमाणु परीक्षणों से उभरे मशरूम बादलों को आसमान में उठते देखा था, और उसी पल उन पर अंतरिक्ष का जुनून सवार हो गया और उन्होंने ठान ली कि अपना जुनून पूरा करने के लिए वो बेशुमार दौलत कमाएंगे। बिगेलो ने प्रॉपर्टी के कारोबार से अरबों डॉलर कमाए और 1999 में उन्होंने अपने पैसों से बिगेलो एरोस्पेस का निर्माण किया। कंपनी के हेडक्वार्टर्स नवाडा रेगिस्तान की एक सुरक्षित और गुप्त बिल्डिंग में है। नासा ने रॉबर्ट बिगेलो को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल्स डिजाइन करते हैं। बिगेलो नासा के लिए फैलने वाले लिविंग क्वार्टर्स डिजाइन करते हैं। पहला क्वार्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2016 में जोड़ा गया था। ये एक रहस्यमय मटेरियल से बनाया जाता है जिसे कहते हैं वेट्रैम, जो केवलार से दोगुना शक्तिशाली और उससे कहीं ज्यादा लचीला है। ऐसी कई अफवाहें हैं कि बिगेलो के स्पेस रिसर्च वाली फैसिलिटीज में काफी तरह के असामान्य और अलग एलॉयज रखे हैं जो यान पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बिगेलो को ये दूसरी दुनिया के धातु कहां मिले होंगे? दिसंबर 2017 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के बजट की जांच करने वाले एक जर्नलिस्ट के हाथ अचानक एक सुराग लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल छपा था और वो था ए-टिप प्रोग्राम। ए-टिप का फुल फॉर्म है एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये एक गुप्त प्रोग्राम था जो यूएफओज पर नजर रखता था। यूएफओ का अभ्यास करने के लिए पेंटागन ने $22 मिलियन की राशि दी थी। ये धमाकेदार खबर थी। पेंटागन ने इस प्रोग्राम के होने की कभी पुष्टि नहीं की। आखिर वो लोग ढूंढना क्या चाहते थे? अब फोकस इस बात पर था कि वो $22 मिलियन कहां खर्च किए गए। ए-टिप नेवाडा के सेनेटर हैरी रीड का पेट प्रोजेक्ट था। हैरी रीड के पास पैसे देने की क्षमता थी यूएफओज, भविष्य की टेक्नोलॉजीज और परग्रहवासियों के संबंधित रिसर्च के लिए, और इनमें से ज्यादातर पैसे बॉब बिगेलो को मिले। बिगेलो एक नौसीखिए यूएफोलॉजिस्ट नहीं है। उन्हें सरकार से पैसे मिलते हैं और उन्होंने नासा के साथ उनके कुछ सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मई 2017 में उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया। बॉब बिगेलो ने एक इंटरव्यू दिया और कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा वो हमारी नाक के नीचे रह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर थी। ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और नासा के लिए, वो कहता है कि एलियंस वाकई मौजूद हैं और उनका अभ्यास करना चाहिए। चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी कि गवर्नमेंट फंडेड ए-टिप प्रोग्राम ऐसे स्पेसशिप के अवशेषों पर काम कर रहा है जो इस प्लेनेट पर नहीं बना है। अमेरिकी सरकार को कुछ मिला है लेकिन वो हमें नहीं बता रहे। अगर पेंटागन को वाकई अनजान स्पेसशिप के टुकड़े मिले हैं तो ये मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा राज होगा। अरबपति एरोस्पेस टाइकून बॉब बिगेलो का कहना है कि उन्हें लगता है एलियंस धरती पर आकर गए हैं और अब वो उसी रहस्यमय मटेरियल से स्पेस मॉड्यूल्स बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज अजीब हैं। क्या ये मटेरियल बाहरी दुनिया का हो सकता है? लास वेगस के बाहर बॉब बिगेलो का अपना अलग एरिया 51 है और लोगों का कहना है कि वहीं पर ये अजीबोगरीब मटेरियल रखा हुआ है। लेकिन बिगेलो कुछ बताने को तैयार नहीं।
प्राइवेट कंपनीज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर नहीं आती। वो जब तक चाहें अपने इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स दुनिया से छिपा कर रख सकते हैं, और ऐसे राज छिपाने का ये शायद एक बेहद कारगर तरीका हो सकता है। सरकारी एजेंसीज और अरबपति स्पेस उद्योगपति के बीच जो कुछ चल रहा है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या सरकार यूएफओ टेक्नोलॉजी पाने के लिए पैसे खर्च कर रही है? इससे एक बात तो जाहिर है, मतलब ये वाकई मुमकिन है। अगर इन कहानियों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मानवता ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 11 अक्टूबर 2018 बाइकनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में सोयूज MS-10 ईंधन भरकर लॉन्च पैड पर तैयार है। ये इस रॉकेट सिस्टम के लिए एक रूटीन लॉन्च है जो 50 साल पुरानी है, लेकिन अब सब बदलने वाला है। सुरक्षित अंतरिक्ष प्रवास की कोई गारंटी नहीं, इसमें जान का जोखिम है और ये एक बड़ी चुनौती होगी। MS-10 में इस वक्त एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सवार है। निक हेग अपने पहले स्पेस ट्रिप पर निकला था, जिसके लिए उसने सालों अभ्यास किया था और वो इसके लिए तैयार था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये मिशन हेग को अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों से 6 महीनों के लिए दूर ले जाने वाला है। हेग के साथ मौजूद हैं कॉस्मोनॉट और मिशन कमांडर अलेक्सी ओवचनिन, शादीशुदा और एक बच्ची के पिता। ओवचनिन का यह दूसरा अंतरिक्ष सफर था। सोयूज FG रॉकेट उन्हें अंतरिक्ष में ले जा रहा है। स्पेस शटल प्रोग्राम रद्द करने के बाद अब अमेरिकन अपने अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए पूरी तरह से रशिया पर निर्भर हैं। रॉसकॉस्मोस की शान, जो रशियन स्पेस एजेंसी है, ये प्राचीन डिजाइन सैटर्न V रॉकेट से भी पुराना है, जो अमेरिकन को चांद पर ले गया था। सोयूज स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल 1966 से हो रहा है और ये पहले और आज भी सोवियत यूनियन और रशिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए प्रमुख ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहा है। ये सिस्टम स्पेस रेस ईरा का प्रतीक हो सकता है। 1971 से सोयूज बिना किसी हादसे के 100 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। ये रशियन बेड़े का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है और हम कह सकते हैं कि ये आसानी से पूरी दुनिया का बेस्ट रॉकेट है। लॉन्च के 2 घंटे पहले हेग और ओवचनिन कैप्सूल में बैठ गए। दोनों पैड में बैठे, रॉकेट में ईंधन भरा है। वो अपने रेडियो में फाइनल सिस्टम चेक सुन रहे हैं। वो उड़ने के लिए तैयार हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 9 मिनट के सफर का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया। बेहद खूबसूरत दिन है, आसमान साफ है, वेदर परफेक्ट है। हर लॉन्च के वक्त मैं बहुत नर्वस होता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इंजन्स धीरे से शुरू हुए, धीरे धीरे पावर बढ़ती गई और फिर ये रॉकेट पैड छोड़कर ऊपर उठा। सोयूज MS-10 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए निकल चुका है। जब रॉकेट उड़ता है और आप ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो आप बस उसे देखते रह जाते हैं। फ्लाइट के 1 मिनट बाद सोयूज लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और पहले ही 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है और कैप्सूल के अंदर हेग अपने पहले सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। लॉन्च के बाद पहले 2 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। शिप के चारों बूस्टर्स का लिक्विड फ्यूल खत्म हो गया है और जल्द ही दूसरे पड़ाव में इन्हें शिप से अलग कर दिया जाएगा। बोल्ट्स के धमाके आपको शिप में महसूस होते हैं और तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। आप शिप को जोरदार झटका लगते देख सकते हैं। आपने शिप को हिलते हुए देखा क्रू अंदर कैसे हिल गया। आप उनके हाथ आगे पीछे होते देख सकते हैं। लाइट ऑन हुई और हेग ने ओवचनिन की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या ये नॉर्मल है, और ओवचनिन ने इशारा किया बिल्कुल नहीं। शिप में हेग और ओवचनिन को समझ में नहीं आ रहा था कि झटकों की वजह क्या है, लेकिन जमीन पर मौजूद कैमरों से ये बात साफ थी, वजह जो भी थी गंभीर थी। और तभी रॉकेट से मलबे का बादल निकला और वो नजारा खौफनाक था। मिशन कंट्रोल को एहसास हुआ कि क्रू की जान खतरे में है। शुरुआती झटका लगने के कुछ पल बाद हेग ने ऐसी चीज महसूस की जो उन्हें महसूस नहीं होनी चाहिए थी। अचानक वो हवा में तैरने लगे। हवा में तैरने का ये पल अंतरिक्ष में पहुंचने से बहुत पहले आया था। अगर आप हवा में हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि इंजन बंद हो चुका है।
किसी अनजान वजह से रॉकेट के इंजन्स बंद हो गए थे और अब रॉकेट वापस धरती की ओर गिर रहा था। पर एक मैसेज आ रहा था, बूस्टर प्रॉब्लम, उनके इंटरकॉम सिस्टम के जरिए। कुछ गड़बड़ हो गई थी, बहुत बड़ी गड़बड़। बंद पड़ा सोयूज रॉकेट करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से तेज रफ्तार से जमीन की ओर गिर रहा था। अब हेग और ओवचिनिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। तभी दो बातें उसे समझ में आई। पहली, मैं अंतरिक्ष में नहीं जा रहा हूं, और दूसरी, शायद मैं इस हादसे में जिंदा न बच पाऊं। बंद पड़े सोयूज में 10,000 गैलन से ज्यादा केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन है। कैप्सूल में बैठे हुए दो लोग इस वक्त ऐसी चीज में फंसे हैं जो एक खतरनाक बम का रूप ले चुकी है। रॉकेट फट सकता था, आग लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। हेग और ओवचिनिन को जलकर खाक होने से बचाने के लिए बस कुछ माइक्रोसेकंड्स बचे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि एस्केप सिस्टम काम करेगा, हमारे कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स की जान बच जाए। एक ऑटोमेटिक धमाके ने कैप्सूल को खराब रॉकेट से अलग कर दिया। कैप्सूल में बैठे लोगों की जान को अब भी खतरा है। अभी भी हालात उनके काबू में नहीं है। पैराशूट्स खुलने चाहिए, वो लैंड होने से पहले रेट्रो रॉकेट फायर होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज ढंग से नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं बचेंगे।